Hello guys, I am Nishant and I have qualified UGC NET for 5 times. I have also done my PhD from Jayaprakash University and I have got 13 months experience of teaching as a guest lecturer in Bhagalpur University. Guys, मैं यही चाहता हूँ कि कम से कम समय में आप लोगों को यूजीसी नेट करवाने में मैं मदद कर पाऊँ, साथ ही साथ आपका जेआरएफ भी क्लियर हो। गाइज, हम लोग को ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि रिसेंट समय में बहुत सारे कंटेंट हम लोगों को नेट के माध्यम से और अन्य ऑफलाइन माध्यम से भी हम लोग जाके सीखते हैं। पर मेरा गाइज ये उद्देश्य होगा कि मैं थोड़ा सा लिंक से हट के थोड़ा सा डिफ़र करने का प्रयास करूं और मैंने पिछले 10 सालों के अनुभव में जितनी भी नोट्स तैयार की हैं वो आप लोगों के साथ इकट्ठा करूं। ऑफ कोर्स ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और ये भी प्रयास होगा कि प्रीवियस ईयर के साथ साथ पीजी लेवल का जितना भी हिस्ट्री का सिलेबस है जो मेजर यूनिवर्सिटीज़ में चल रही हैं, चाहे वो जयप्रकाश यूनिवर्सिटी हो, बिहार की कोई भी यूनिवर्सिटी हो, मुजफ्फरपुर हो या फिर भागलपुर यूनिवर्सिटी हो या मगध यूनिवर्सिटी हो या फिर अन्य। गाइज, अगर आप कंपेयर करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी से और जेएनयू से तथा बीएचयू से और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से भी, तो आप ये देखेंगे कि हिस्ट्री के सिलेबस में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं है और जो पीजी लेवल का सिलेबस है वही हम लोगों के नेट में भी पूछा जाता है। और ये गाइज, मेरा उद्देश्य होगा कि पीजी लेवल के जो स्टूडेंट है विशेष तौर पे वह शुरुआत के समय से ही यूजीसी नेट को टारगेट करते हुए अपने पढ़ाई को दोनों को अपने सिलेबस को और यूनिवर्सिटी सिलेबस और यूजीसी नेट के दोनों के सिलेबस को एक एकत्रित नज़रिए से देखें, दोनों में एक लिंक लाने का प्रयास करें और उसको देखते हुए तब पढ़ें। तो गाइज, शुरुआत करते हैं आज पेपर 1 से, यूनिट 1 से, और इसके बाद मैं पेपर 2 अर्थात हिस्ट्री में प्राचीन भारत से स्टार्ट करूंगा, जहां पर उपेंद्र सिंह की किताब को मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा। गाइज, मैं अपना नोट्स भी शेयर करने वाला हूं आप लोगों के साथ। तो गाइज, चलिए शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग एंड इट्स डिफिनीशन। जो यह कहता है कि टीचिंग डिफिनेशन, टीचिंग का क्या परिभाषा है। टीचिंग एक्चुअली एक ऐसी कला है जिसके द्वारा शिक्षक अपनी योग्यताओं को, अपने ज्ञान को, अपनी कलाओं को बच्चों तक और विद्यार्थीगणों तक पहुंचाता है। तो ये एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है जहाँ पे प्रदान करने वाला और प्राप्त करने वाला दोनों ही एक प्रक्रिया में सम्मिलित होते हैं और दोनों एक दूसरे से सीखते हैं। और हम जो कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग है वो यही कहता है गाइज कि जो टीचर है वो इंस्ट्रक्ट करने का काम करता है किसी अन्य इंडिविजुअल को, और चाहे वो क्लासरूम के माध्यम से हो या फिर ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से हो। ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें जो शिक्षक होता है वो सिचुएशन को देखते हुए ध्यान में अपने ज्ञान और अपने अनुभवों को शेयर करता है। तो हम ये देखते हैं आगे जाके कि टीचिंग डिफिनेशन जो है एच.सी. मॉरिसन ने किस प्रकार से व्याख्या की। उन्होंने कहा कि टीचिंग एक इंटीमेट कॉन्टैक्ट है, बहुत ही एक गुड संबंध है जहाँ पे शिक्षक विद्यार्थियों के साथ अपने ज्ञान को साझा करते हैं। जैक्सन महोदय ने यह कहा था कि टीचिंग इज ए फेस टू फेस इनकाउंटर, कि ये समकक्ष और प्रत्यक्ष रूप से आदान प्रदान की जाने वाली एक एक ज्ञान की प्रक्रिया है। समकक्ष तो गाइस जिसे नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि समकक्ष टीचिंग में तभी संभव है जब विद्यार्थी और शिक्षक दोनों उच्च कोटि के हों। और आगे देखते हैं गाइज, जेबी हुज एंड जेम्स के डंकन महोदय ने क्या कहा था। टीचिंग इज एन टीचिंग की एक ऐसी एक्टिविटी है जो 4 फेज से होकर गुजरती है, जिसमें करिकुलम की प्लानिंग अर्थात सिलेबस का प्लानिंग तैयार किया जाता है, उसके बाद संप्रेषण किया जाता है ज्ञान का, और थर्ड में उसका मूल्यांकन किया जाता है। चौथा, एन.एल. गेज ने कहा था कि ये जो ज्ञान प्रदान करने की जो तरीका है उसमें लोकतांत्रिक नज़रिया को उन्होंने लाया, और उन्होंने कहा था कि जो बच्चे जो प्राप्त करने वाले हैं और जो देने वाले हैं, दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन होता है, दोनों के बीच में एक अंतः प्रक्रिया होती है, और जिसका उद्देश्य होता है कि जो प्राप्त करने वाला धारक है, जो विद्यार्थी है, वो अपने अंदर कुछ बदलाव ला सके।
तो गाइज हम गेज से शब्द से ही याद रख सकते हैं कि मैं याद करने के टैक्टिस से कि गेज का अर्थ है किसी को इंग्लिश में कि किसी को गौर से देखना, ध्यान से देखना। तो अगर आप किसी को देख रहे हैं तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि सामने वाला अपने में कुछ बदलाव लाए, या फिर आप अपने आप को ढाल ले ताकि सामने वाले को आप प्रभावित कर सके। तो शिक्षण अभिवृत्ति में भी शिक्षक अपने आप को ढालते हैं ताकि सामने वाले में बदलाव ला सके। क्लर्क महोदय ने ये कहा था कि जो टीचिंग एक्टिविटी है वो डिजाइन की जाती है ताकि स्टूडेंट के बिहेवियर में परिवर्तन लाया जा सके। गाइज हम देखते हैं कि टीचिंग के तरीकों को 3 विभिन्न भागों में बांटा गया है, जिसमें सर्वप्रथम ऑथोरिटेरियन है। तो हम लोग गाइज जानते हैं कि ऑथोरिटेरियन शब्द का इंग्लिश में मतलब ही होता है प्रभावी रूप से जो प्रभावकारी, और एक कहीं ना कहीं इसमें निरंकुशता के भाव जिसमें हो। तो एक ऐसी टीचिंग अभिवृत्ति जिसमें सिर्फ शिक्षक अपने ज्ञान को प्रदान करने में सिर्फ विश्वास रखते हैं और ना कि बच्चे क्या प्राप्त कर रहा है उसमें गौर करते हैं, तो इसीलिए उसको ऑथोरिटेरियन कहा गया है। इसीलिए इसको थॉटलेस प्रक्रिया भी कही गई है, और ये टीचर सेंट्रिक क्रिटिसिज्म भी है। गाइज आगे देखते हैं कि डेमोक्रेटिक टीचिंग क्या है। तो डेमोक्रेटिक टीचिंग जाहिर सी बात है गाइज कि डेमोक्रेटिक होगा, अर्थात बच्चा और विद्यार्थी शिक्षक के ध्यान का केंद्र होंगे, और शिक्षक जो भी चीज़ें प्रदान करेंगे वह यह उनका मूल्य उद्देश्य होगा कि विद्यार्थी अपने न सिर्फ चीज़ों को प्राप्त करे बल्कि अपने अंदर बदलाव ला सके और कंट्रीब्यूट भी कर सकें समाज के लिए। इसीलिए इसको डेमोक्रेटिक टीचिंग कहा गया है। और सबसे प्रथम उद्देश्य होता है कि मेमोरी लेवल टीचिंग इज डन एट अंडरस्टैंडिंग लेवल। इसका उद्देश्य होता है कि विद्यार्थी चीज़ों को समझे। दूसरा मेमोरी लेवल टीचिंग इज प्रीरिक्विसाइट कॉन्सेप्ट इज फर्स्ट मेमोराइज एंड देन अंडरस्टैंड। तो हम लोग ये जानते हैं कि शिक्षक जो भी चीज़ों को पढ़ाते हैं उन्होंने कहीं उससे पहले वो चीज़ों को खुद स्वयं पढ़ते हैं और उसको याद करते हैं, तभी समझा पाते हैं। और हम लोग अपने दैनिक जीवन में भी अनुभव कर सकते हैं इस बातों को कि मेमोरी इज फर्स्ट रिक्वायरमेंट एंड देन आफ्टरवर्ड्स वी यूज आवर कैलकुलेटिव माइंड टू कम टू ए डिसीजन। कि चीज़ों को याद करना और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना आता है। इसीलिए ये दोनों प्रोसेस साथ साथ चलती है। गाइज आगे देखते हैं कि सच टीचिंग इज नॉन एज थॉटफुल टीचिंग। ये इसको थॉटफुल टीचिंग कहा गया है, अर्थात कि एक ऐसा टीचिंग जो थॉटफुल वे में गुजरती है, जो यह शिक्षक और विद्यार्थी दोनों एक दूसरे के रिक्वायरमेंट और एक्सपेक्टेशन को समझते हैं। इसीलिए ये जो इंटरेक्टिंग है, ये जो अंतः प्रक्रिया है, वो कहीं ना कहीं एक सामान्य समझ पर आधारित है, सम्मान पर आधारित है। इसीलिए डेमोक्रेटिक टीचिंग है। गाइस आगे देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन और टू क्रिटिसाइज द टीचर। कहीं ना कहीं जब इंटरेक्शन होंगी तो कहीं ना कहीं सवाल उभर के आएंगे, और जब सवाल उभर के आएंगे तो कमियां और अच्छाइयां दोनों उभर के आएंगे। इसलिए गाइस यहाँ पे टीचर भी क्रिटिसिज्म के केंद्र हो सकते हैं, और विद्यार्थी तो भी हो सकते हैं। आगे देखते हैं कि हियर स्टूडेंट कैन आस्क द क्वेश्चन एंड सेल्फ डिसिप्लिन इज इंसिस्टेड। जाहिर सी बात है कि विद्यार्थियों को सवाल पूछने का हक होगा, और यह उम्मीद की जाएगी कि बच्चा अपने अंदर में, अपने स्वभाव में कहीं ना कहीं अनुशासन को लाएगा ताकि चीज़ों को समझ सके, याद कर सके और थॉटफुल वे में इंटरैक्ट कर सके। भाई इतने सारे पॉइंट का बस एक लाइन में यही व्याख्या की जा सकती है डेमोक्रेटिक टीचिंग का, कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है शिक्षक की कि जिसमें विद्यार्थी और शिक्षक दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, और ये उद्देश्य के साथ करते हैं कि जो शिक्षा दी जा रही है, प्राप्त की जा रही है, उसका मूल उद्देश्य विद्यार्थी के जीवन में सोचने समझने की कला विकसित करना हो। तो सोचने समझने की कला चीज़ों को याद करने से आएंगी, सवाल को पूछने से आएंगी और क्रिटिसाइज करने से आएंगी। इसीलिए इन चीज़ों को हाईलाइट ऊपर किया गया है। वहीं तीसरी तरफ लेसैज फेयर एटीट्यूड है, जिसका मूल उद्देश्य होता है रिफ्लेक्टिव टीचिंग। गाइज हम लोग जितने भी चीज़ों को सीखते हैं थियोरेटिकली किताबों से, उसको समाज में बिहेवियर लेवल पे, अपने पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में, सोशल लाइफ में, या फिर जो भी हम पद पे होते हैं तो किस तरह से अपने ज्ञान को हम रिफ्लेक्ट करते हैं, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो गाइज हम लोग जानते हैं कि समाज किस तरह से जो ज्ञान को प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं, जो सिर्फ ज्ञान को प्राप्त करते हैं और उनका व्यवहार
व्यवहार अच्छा ना हो और दूसरा वही व्यक्ति जो बहुत ही अच्छा व्यवहार करता हो और बहुत ही मेहनत करके सीखा हो, तो कहीं ना कहीं सम्मान और जो मूल्यांकन का जो नज़रिया होगा वो दूसरे व्यक्ति जिसका व्यवहार बढ़िया है और जिसने ज्ञान भी बहुत ऊंचा नहीं पाई हो, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन जिसने थोड़ी सी चीज़ों को प्राप्त करके बहुत रिफ्लेक्ट किया हो, इसलिए उसको बेटर बोला गया है। तो आगे देखते हैं हम लोग कि लेसैजे फेयर टीचिंग जो है इसका इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट दैन मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल। कि पहले में हम लोग ये जानते हैं कि चीज़ों को याद करना, उनको समझ लेना ये कहीं ज़्यादा आसान है। हम लोग एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि समाज में किस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ा है। याद करना, चीज़ों को समझ लेना, एक्सपर्टाइजेशन और लिटरेसी रेट बढ़ने के बावजूद भी करप्शन बढ़ा है। तो इसका मतलब सिर्फ यही है गाइज कि जो ऊपर लेवल का हम लोग ये आए दिन देखते भी हैं कि ऊपर लेवल के जो पोस्ट हैं उन पे कितने ज़्यादा भ्रष्ट कार्य होते रहे हैं। इसीलिए ये कहा जा सकता है कि मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग एक इनिशियल रिक्वायरमेंट है, एक कम क्वालिफिकेशन है। बड़ा क्वालिफिकेशन गाइज रिफ्लेक्स वो तभी आ पाती है जो व्यक्ति में रिफ्लेक्शन आ जाए, वो समझने लगे कि मेरा व्यवहार कितना कीमती है और उसके हिसाब से अपने ज्ञान को वो निरूपित करे। तो हम देखते हैं आगे जाके कि इट इज़ हाईली थॉटफुल एक्टिविटीज़। जाहिर सी बात है कि यह व्यक्ति जो इस्तेमाल करेगा वो अपने बुद्धि बल का इस्तेमाल करेगा। और आगे है कि इन दिस लेवल बोथ स्टूडेंट एंड टीचर आर पार्टिसिपेंट। ऑफ कोर्स कि जब विद्यार्थी अपने बिहेवियर में रिफ्लेक्शन लाएंगे तो उसका कहीं ना कहीं श्रेय शिक्षक को भी जाएगा और शिक्षक ऐसा तभी कर पाएंगे जब उनका खुद का बिहेवियर बेटर हो। तो आगे देखते हैं कि दिस लेवल प्रोड्यूस इंसाइट्स कि ये जो शिक्षा की जो शैक्षणिक कला है वो विद्यार्थी में को अंतर्मुखी बनाता है और मूल्यांकन करने का कला विद्यार्थियों को सिखाता है। और आगे देखते हैं गाइस कि नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग क्या है। कि टीचिंग इज ए कंप्लीट सोशल एंड कल्चरल प्रोसेस। ये एक पूरी तरह से सांस्कृतिक और सामाजिक प्रोसेस है। टीचर एक पार्टिकुलर समुदाय से आता है, एक संस्कृति को वो प्रतिनिधित्व करता है और जो चाहे उसने अपने कितनी भी योग्यता क्यों ना हो, चाहे वो इसमें कितने भी अन्य तरह का व्यक्तिगत गुण क्यों ना हो, कहीं ना कहीं समाज का और उस संस्कृति का कहीं प्रतिनिधित्व वो करता है, उनके गुणों को वो रिफ्लेक्ट करता है। इसीलिए ये कहा जा सकता है कि टीचिंग इज ए कंप्लीट सोशल प्रोसेस। एक टीचर समाज के जो मूल्यांकन करने का जो तरीका है, चाहे उसका खुद का अनुभव हो या फिर वो सैद्धांतिक स्तर से सीखी गई चीज़ें हो, तो कहीं ना कहीं टीचर का जो थॉट प्रोसेस है वो समाज से प्रभावित होता है। इसीलिए एक सोशल प्रोसेस है। और टीचिंग इज गिविंग इन्फॉर्मेशन। ऑफ कोर्स कि जहाँ पर ज्ञान की बात है कि इन्फॉर्मेशन अपने आप आ जाएंगे। टीचिंग इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस। टीचिंग एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है जहाँ पे शिक्षक अपने जो सैद्धांतिक चीज़ें हैं या फिर किताब की जो भी चीज़ें हैं उसको वो व्याख्या करते हैं, पर उस व्याख्या में शिक्षक के अपने व्यक्तित्व का भी निखार होता है और उनके अपने व्यक्तित्व का भी रिफ्लेक्शन होता है कि अलग अलग टीचर का पढ़ाने का भी तरीका होता है, तो कहीं ना कहीं उनके इंटरेक्शन और उनके पर्सनालिटी को भी वो रिफ्लेक्ट करता है। तो आगे देखते हैं कि जो चौथा पॉइंट है कि टीचिंग इज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग। टीचिंग जो है वो विकास एवं स्वयं के विकास का और सीखने के तरीका का एक बढ़ोतरी है। टीचिंग का वजह ये चेंज इन बिहेवियर या व्यवहार में परिवर्तन लाता है, कोर्स दिलाता है। और टीचिंग इज आर्ट एज वेल एज साइंस। यह अपने आप में एक आर्ट है कि किस प्रकार से आप विभिन्न तबके से आने वाले बच्चे को जो कम सक्षम है पढ़ने में, उनको भी आप सक्षम बना देते हैं। इसीलिए इसको आर्ट कहा जाता है, क्योंकि उस बच्चे की काबिलियत को परखना और उसको सांचे में ढालना, एक विशेष तरह के गुणों से उसे निरूपित करना, ये बड़ी बात होती है। तो इसीलिए इसे आर्ट कहा गया। और साइंस इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि मानव मस्तिष्क के कार्य करने की अपनी क्षमता होती है, अपनी तरीका और शैली होती है। इसीलिए टीचर जब ये समझता है कि क्या लिमिटेशन है उसकी अपनी शिक्षा का और उस बच्चे की भी क्या पोटेंशियल है और जो एक्सप्लॉयटेशन है या फिर जो हार्शनेस है, कठोरता है, वो कटुता नहीं रहती है, तो टीचर बहुत अच्छे से चीज़ों को आदान प्रदान करते हैं। इसीलिए अपने आप में एक साइंस है। टीचिंग इज ए फेस टू फेस इनकाउंटर। टीचर जो भी परिवर्तन लाते हैं बच्चे में, तो प्रत्यक्ष रूप से वह स्वयं भी साबित करते हैं और बच्चों को भी प्रेरित करते हैं कि वह परिवर्तन लाएं। तो टीचिंग इज ऑब्जर्वेबल, मेजरेबल एंड मॉडिफिएबल। टीचिंग जो है
ऑब्जर्वेबल इसीलिए है क्योंकि जो जब भी शिक्षा की बात आती है तो कहीं ना कहीं रिजल्ट की भी बात आती है, और ये चीज़ें देखने में आती है कि जो मेजर है या फिर मॉडिफिएबल है कि एक शिक्षक जो क्लास में शिक्षा दे रहे हैं और बच्चे में क्या परिवर्तन आ रहा है, उनके रिजल्ट में क्या है, और बदलते हुए माहौल के अनुसार किस प्रकार से 19वीं शताब्दी में हम लोग जानते हैं गज कि किस तरह से जो है धर्म दर्शन और प्राचीन भारत के ग्रंथों को उतनी महत्व नहीं दी गई थी, बल्कि वैदेशिक संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति पर आधारित ज्ञान के आदान प्रदान को ही महत्ता दी गई। तो समय के अनुसार चीज़ें बदलती रहती है, इसके अनुसार मॉडिफिकेशन भी टीचिंग में अपने आप से ही स्वतः ही हो जाती है। तो टीचिंग इज स्किल्ड ऑक्यूपेशन। जो शिक्षक हैं वो कहीं ना कहीं उन्होंने एक पार्टिकुलर या फिर एक लेवल तक उन्होंने स्वयं भी वह योग्यता धारण कर ली है जिससे वह बच्चे को कुछ सिखा पाए। तो देखते हैं कि टीचिंग बहुत कॉन्शियस एंड कॉन्शसनेस प्रोसेस। टीचर जब बहुत ही पढ़ाने की अभिवृत्ति रखती है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो, गाइस हम ही लोग जानते हैं कि किस प्रकार से एक पार्टिकुलर चीज़ में हम लोग का स्वयं में इंटरेस्ट हो तो किस तरह से ब्रेन हम लोग का कार्य करता है वो पूरी तरह से डिफर हो जाता है। जैसे कि हम लोग का ड्रीम है या फिर सोचने का ढंग है या फिर बाह्य बिहेवियर है, वो लॉन्ग टर्म में बहुत चेंज हम लोग को देखने के लिए मिलता है। तो 13 पॉइंट्स में देखते हैं गाइज। लास्ट पॉइंट कि टीचिंग इज अ कंटिन्यूम ऑफ ट्रेनिंग। ये शिक्षक जो है वो जब पढ़ाते हैं तो उनकी स्वयं की अपनी अनुशासनबद्धता तो होती है, वो निरंतर होते हैं। जब चीज़ें निरंतर होती हैं तो उसमें निखार आती है, इसीलिए एक ट्रेनिंग है। कंडीशनिंग एंड इंस्ट्रक्शन एंड इंडोक्ट्रिनेशन। तो टीचिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो आगे जाके ट्रेनिंग, कंडीशनिंग का अर्थ कि एक पार्टिकुलर वे में किसी चीज़ को साँचना, ढालना, और इंस्ट्रक्शन यानी चीज़ों को दिशा निर्देशित करना कि किस तरह से वो एक्ट करे, और इंडोक्ट्रिनेशन एक पार्टिकुलर बिलीफ सिस्टम, एक पार्टिकुलर एक फिक्स नज़रिया, एक प्रतिबद्धता लाने का एक प्रक्रिया। इस रूप में टीचिंग जो है आगे जाके विकसित हो जाती है। तो सेपरेशन ऑफ टीचिंग फ्रॉम अदर सिमिलर प्रोसेस क्या है कि कंडीशनिंग वर्सेस टीचिंग एम्स एट द डेवलपमेंट पोटेंशियल एंड इंटेलेक्ट। शिक्षक का मूल उद्देश्य होता है कि विद्यार्थी के अपने मूल गुणों का और उनके बौद्धिकता का दोनों का विकास हो। तो दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इट इज ए ब्रॉडर स्कोप ऑफ कोर्स कि यह व्यक्ति के सारे आयामों को टच करती है, इसीलिए ब्रॉडर होगा। और थर्ड है रीइंफोर्समेंट इज नॉट नेसेसरी फॉर टीचिंग। रीइंफोर्समेंट अर्थात यहाँ पे जोर जबरदस्ती के लिए कोई जगह नहीं होती है, क्योंकि एक सॉफ्ट स्किल है। आप अंतर्मुखी और बाह्यमुखी दोनों बनाना है तो बच्चों को, तो शिक्षक को जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं कठोरता के साथ व्यवहार नहीं करना होगा। और चौथा है कि इन टीचिंग रिपीटेशन ऑफ टॉट सब्जेक्ट मैटर इज नॉट नेसेसरी। कि एक टीचर जब अपने एक पार्टिकुलर सिलेबस को पढ़ा लेते हैं तो यह आवश्यक नहीं कि वो उन्हीं चीज़ों को बार बार पढ़ाएं। और ये है कि टीचिंग इज अ करिकुलम दैट इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो समझ पे आधारित है। और टीचिंग इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक कि जो शिक्षक के द्वारा जो चीज़ें प्रदान की जाती है उसको व्याख्या करने का, समझाने का तरीका गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों हो सकती है। टीचर इज ए ब्रॉडर प्रोसेस, टीचिंग इज अ ब्रॉडर प्रोसेस विद वेरियस लेवल। टीचर जो है एक ब्रॉडर टीचिंग जो है ये एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ जो टीचिंग है, चाहे वो लेसेजे फेयर हो, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो या ऑथोरिटेरियन हो, कहीं ना कहीं यह एक समाज के और व्यक्ति के जो मूल वैचारिक केंद्र है, जो सोचने का ढंग है, जो व्यवहार है, उसमें परिवर्तन लाने का एक प्रयास करती है। इसीलिए एक ब्रॉडर प्रोसेस है जो बहुत सारे लेवल पे कार्य करती है। अगर व्यक्ति के विचार पे को परिवर्तन करने का प्रयास किया जाए तो उसका बिहेवियर में, उसके कार्य क्षमता में और उसके अपने लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। तो इसीलिए एक ब्रॉडर प्रोसेस है। कंडीशनिंग की इट एम्स एट मॉडिफिकेशन। एक कंडीशनिंग का अर्थ ये गाइज कि एक पार्टिकुलर माहौल में चीज़ों को तैयार करके विद्यार्थी के मनोभाव को समझ के और आसपास के समाज की आवश्यकता को समझते हुए, राष्ट्र की आवश्यकता को समझते हुए जो शिक्षक विद्यार्थियों को शिक्षा देने का प्रयास करे तो उसको कंडीशनिंग में के कैटेगरी में रखा जाएगा। इसका क्या क्राइटेरिया गाइस देखते हैं कि इट एम्स एट मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर एंड लर्निंग हैबिट्स। कि इसका मूल उद्देश्य होता है कि बिहेवियर में परिवर्तन आए और जो लर्निंग हैबिट्स हैं, जो पढ़ाई की क्रमबद्धता है, उसमें और कितना क्षमता और कैसे बढ़ाया जाए, क्या चीज़ों को, क्या क्या कमियां हैं, किन चीज़ों को छोड़ने से जो पढ़ने की जो क्षमता है वो अत्यधिक विकसित हो सके। इसीलिए कंडीशनिंग को महत्वपूर्ण माना जाता है। स्कोप ऑफ कंडीशनिंग इज रिलेटिवली नैरो।
कि इसको जहाँ ऐसी कंडीशनिंग में जहाँ पर रीइंफोर्स किया जा रहा हो, जिसमें अनुशासनबद्धता पर बहुत ज़्यादा जोर डाला जा रहा हो, तो बहुत सारे विद्यार्थी इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। बहुत ही कम पर्सनालिटी होंगे जो इसको एक्सेप्ट करेंगे। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि रिलेटिवली नैरो, इसका स्कोप बहुत ज़्यादा नहीं है। रीइंफोर्समेंट अर्थात जोर ज़बरदस्ती का महत्व होता है, क्योंकि अनुशासन आएगी तो जोर ज़बरदस्ती बहुत ही आवश्यक हो जाती है। कंडीशनिंग इज डन बाय द रिपीटेशन ऑफ बिहेवियर टू बी एक्वायर्ड, तो इसमें है कि कंडीशनिंग इज डन बाय द रिपीटेशन ऑफ बिहेवियर टू बी एक्वायर्ड। इसका अर्थ है गाइज कि जो इस चीज़ों को जब जोर ज़बरदस्ती की जाती है तो एक पार्टिकुलर ट्रेट को विकसित करने का मूल उद्देश्य होता है। तो ऐसी स्थिति में जब आप एक पार्टिकुलर चीज़ों को, पुरानी अपनी आदतों को मिटा के नई आदतों को लाने का प्रयास करते हैं, तो ये रिपीटेशन ऑफ बिहेवियर बहुत आवश्यक हो जाता है। इन कंडीशनिंग करिकुलम इज फिक्स्ड, यहाँ पे करिकुलम फिक्स होती है। इवेल्युएशन इन कंडीशनिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ एक्विजिशन ऑफ बिहेवियर और ट्रेट। जाहिर सी बात है कि जो मूल्यांकन होगी वो इन चीज़ों पर आधारित होगी कि आपको आपके जो कंडीशनिंग से के प्रोसेस से पहले आप में जो शिक्षा को प्राप्त करने का जो क्षमता था वो, और जब आपने वो चीज़ों को सीख लिया तो उसके दोनों के बाद में आपकी जो अपनी हैबिट है उसमें कितना बड़ा परिवर्तन आया, तो उसके आधार पर मूल्यांकन इसमें होता है गाइस। कंडीशनिंग इज कंसिडर्ड एज द लोएस्ट लेवल ऑफ एंटायर प्रोसेस ऑफ टीचिंग। तो कंडीशनिंग इज कंसिडर्ड एज द लोएस्ट लेवल ऑफ द एंटायर प्रोसेस ऑफ टीचिंग। ये कहा जा सकता है कि जो यह शिक्षण की जो तरीका है वो अन्य सारे जो शिक्षा प्रदान करने के जो तरीके हैं, जो अभिवृत्तियाँ हैं, उससे कम महत्व रखती हैं, बाकी अन्य ज़्यादा महत्व रखती हैं। टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन इज एन एक्ट इज द एक्ट ऑफ टेलिंग द लर्नर। ये गाइज कहती है कि इंस्ट्रक्शन जो है वो ये लर्नर को ये कहा जाता है कि आप दिशा निर्देशन दे रहे हैं। दिशा का अर्थ ही है कि आप ये कह रहे हैं कि आपको किन चीज़ों को करना है और किन चीज़ों को नहीं करना है। और ये बहुत फॉर्मल वे में कहा जा सकता है और इनफॉर्मल व्यक्तिगत रूप से समझा के भी कहा जा सकता है। और टीचिंग इज कंटिन्यूम फॉर मॉडिफिकेशन, इसका उद्देश्य है कि विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन आए। और आगे टीचिंग मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल, इसका उद्देश्य होता है कि विद्यार्थी की अपनी अभिवृत्ति और उसकी अपनी योग्यताओं और क्षमताओं में विकास हो सके। और रेंज ऑफ द मेथड यूज इन टीचिंग इज वेरी वाइड, कि इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। और इस तरह की जो शैक्षणिक तरीका है पढ़ाने का, वो स्कूल, लाइब्रेरी, पॉलिटिकल ग्रुप इत्यादि में इसे देखा जाता है कि, और ये नैरो है, लिमिटेड है, ऑलवेज फॉर्मल होगा। इंस्ट्रक्शन इज पार्ट ऑफ टीचिंग। ये किसी भी प्रकार के शैक्षणिक अभिवृत्ति क्यों ना हो, उसमें इंस्ट्रक्शन, दिशा निर्देशन हमेशा रहता है। इम्पार्ट नॉलेज ऑफ ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट, ये एक पार्टिकुलर सभी शिक्षक अपने अपने विषय के विद्वान होते हैं और उसी विषय में शिक्षा देने का कार्य करते हैं। इंस्ट्रक्शन इज जनरली कन्फाइंड टू द क्लासरूम, या सिर्फ क्लासरूम तक ही जो दिशा निर्देशन है वहीं तक सीमित रहती है। टीचिंग एंड इंडोक्ट्रिनेशन का अर्थ है गाइज कि आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो भी किसी चीज़ को आप मान रहे हैं, किसी विश्वास को मान रहे हैं, किसी धारणा को मान रहे हैं और उसमें आप अडिग हो चुके हैं। तो इसीलिए इस स्कोप को ब्रॉडर माना गया है और इसका उद्देश्य होता है कि जो लर्नर का जो पोटेंशियल है उसको विकसित हो सके। मान के चलिए गाइज कि किसी विद्यार्थी का यह मानना है कि ये पूरा का पूरा हम लोग का ब्रह्मांड है वो किसी के द्वारा बनाया गया है, जिसे सब लोग भगवान का नाम देते हैं। इसीलिए उसके इस धारणा से उसको पढ़ने में और उसके अपने डर हो या फिर जीवन की अन्य छोटी छोटी नेगेटिविटी जो वो आसानी से वो कंट्रोल कर लेता है। तो अगर ये बिलीफ उसको स्ट्रॉन्ग करती है गाइज, तो ऐसी स्थिति में उसको यह विश्वास दिलाया जाएगा कि आप अपने विश्वास के साथ अडिग रख के आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इसको इंडोक्ट्रिनेशन कहा जाए। वहीं दूसरी ओर ऐसा भी हो सकता है कोई यह माने कि कुछ नहीं है, ब्रह्मांड अपने आप में निर्जन है, किसी के द्वारा बनाया नहीं गया है। तो इसे ऐसी स्थिति में और इससे वह अपने आप को ज़्यादा स्वतंत्र महसूस करता है। तो उसकी अभिवृत्ति को समझते हुए शिक्षक यह प्रयास करेंगे कि वह विद्यार्थी अपने सीखने की कला को और विकसित करे, अपने विश्वास और धारणा को और मजबूत बनाए। तो देयर इज़ नो फ्रीडम फॉर द चाइल्ड। यहाँ पे जो स्वतंत्रता है वो बच्चे के पास नहीं होती, क्योंकि वो पूरी तरह से डिपेंडेंट है टीचर के ऊपर कि शिक्षक क्या सिखाने जा रहे हैं। और डिसिप्लिन इज़ वेरी रिजिड। डिसिप्लिन बहुत ही आवश्यक है गाइज कि जो प्राप्त करने वाला व्यक्ति अगर किसी एक धारणा में चल रहा है तो ऐसी स्थिति में दृढ़ होना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। लेवल्स ऑफ टीचिंग क्या है गाइज, यूजीसी नेट के क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता रहा है कि जो
ये लेवल्स ऑफ टीचिंग क्या है कि हम लोग इसको गाइज पहले भी देख चुके हैं और उसको अलग अलग नामों से हम लोग जानते हैं कि मेमोरी लेवल टीचिंग क्या है। कि यहाँ पे मूल उद्देश्य ये होता है गाइज कि जो लर्नर का जो क्षमता है, जो ज्ञान प्राप्त करने का जो तरीका है, उसको विकसित किया जाए और उसको उसी के ऊपर सारा मूल केंद्रित होता है। और इसीलिए इसको थॉटलेस प्रोसेस भी कहा गया। सेकेंड, अंडरस्टैंडिंग लेवल, कि जिसका उद्देश्य है कि चीज़ों को याद करना और उसके बाद उसको समझना, इसीलिए इसको सेकेंड लेवल का कहा गया। और गाइज थर्ड लेवल रिफ्लेक्टिव, इसकी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि रिफ्लेक्टिव होगा। और गाइज इसको शॉर्ट में हम लोग देख सकते हैं किस प्रकार से कि द टीचर इज हर्बर्ट महोदय ने कहा था कि मेमोरी लेवल टीचिंग का उद्देश्य ये होता है कि ये जो विद्यार्थी प्राप्त करने जो ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं वो चीज़ों को मीनिंगफुल तरीके से जो भी भौतिकी या भौतिकी ज्ञान है जो शरीर से संबंधित है, उसको पदार्थ का ज्ञान है वो उसको प्राप्त कर सके। मेमोरी लेवल टीचिंग का मूल उद्देश्य यही होता है गाइज कि सिर्फ और सिर्फ ज्ञान और दिशा निर्देशन दिया जाए और कुछ नहीं। हर्बर्ट ने ये कहा था कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का उद्देश्य होता है कि जो हम लोग के ब्रह्मांड में या प्रकृति प्रदत्त जो भी चीज़ें हैं बनी हुई हैं, उसको विद्यार्थी उसको मैकेनिकल वे में उसको याद कर सके, चीज़ों को देखे और चीज़ों को याद करे। और इसका सिर्फ उद्देश्य यही है कि वो अपने मेमोरी को विकसित करे और उसको रिप्रोड्यूस टू रिकॉग्नाइज दे। इसका गाइज आगे देखते हैं कि चीज़ों को उसी चीज़ों को बार बार रिपीट किया गया है कि मूल उद्देश्य यही है कि दिशा निर्देशन देना और चीज़ों को जैसे हैं वैसे याद करना, और उसका कोई उद्देश्य नहीं है गाइज। कि ये टीचर डोमिनेटेड है गाइज, कि इसमें विद्यार्थी के लिए स्कोप नहीं है, इसीलिए ये टीचर डोमिनेटेड है। शिक्षक के पूरी तरह से शिक्षक के ऊपर ही डिपेंडेंट है ये शैक्षणिक अभिवृद्धि। और रिव्यू एंड रिवीजन इज रिवीजिंग द एलिमेंट, इसका उद्देश्य यही है गाइज कि इसका नई अगर चीज़ों को बार बार एक ही चीज़ों को रूट लर्निंग प्रोसेस में अगर चीज़ों को याद करवाने का प्रयास किया जा रहा है या दिया जा रहा है तरीका, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में डेवलप नहीं हो पाएंगी। चीज़ों को समझ लेना और चीज़ों को याद कर लेना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है गाइज। तो इसीलिए ये जो तरीका है रूट लर्निंग का, सिर्फ ज्ञान को बांट देने का, और जो टीचर डोमिनेटेड है, वन साइडेड है, वो जो रूट लर्निंग को प्रमोट करता है, वो पूरी तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में अमददगार साबित होगी, बिल्कुल ही अनइफेक्टिव होगी। और टीचिंग इक्विपमेंट यूज बाय द टीचर बहुत तरह के विजुअल एड्स, ऑडियो, वीडियो, मॉडल, चार्ट, मैप, पिक्चर, टीवी, रेडियो, कंप्यूटर इत्यादि के माध्यम से सिखाते हैं बच्चों को। और नेचर ऑफ मोटिवेशन यही होती है कि स्टूडेंट कुछ चीज़ों को जो नेचर में एग्जिस्ट करती है वो देखते हैं और उसको अपने अंतर्मुखी ज्ञान के माध्यम से जो चीज़ें को सिखाया जा रहा है उसे आसानी के साथ एक्सेप्ट कर लेते हैं कि किस तरह से लैंड फॉर्म है, लैंड फॉर्म में क्या क्या होती है, वाटर बॉडीज में क्या क्या होती हैं, वगैरह वगैरह। और तो आगे देखते हैं गाइज कि एक्सट्रिंसिक टीचिंग क्या है। कि जो मोटिवेशन मेमोरी लेवल का टीचिंग है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि यह इसका मोटिवेशन एक्सट्रिंसिक है। अर्थात ये कि अगर मैं चीज़ों को याद कर रहा हूँ और मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं अपनी विद्वता को साबित करूँ सबके सामने चीज़ों को याद करके, ताकि सब लोग प्रभावित हो और मुझे सम्मान और पैसे और अन्य फेम वगैरह मिल सके, तो ये पूरी तरह से एक्सट्रिंसिक वैल्यू, अर्थात एक ऐसी ज्ञान जो ये डिपेंडेंट है कि बाहरी व्यक्ति और बाहरी समाज जब उसको मूल्यांकन करेगा तब मुझे सम्मान और अन्य चीज़ें प्राप्त होंगी। तो यह बाह्य चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है, इसीलिए एक्सट्रिंसिक ये मेमोरी लेवल टीचिंग का उद्देश्य होता है कि एक्सट्रिंसिक वैल्यू को बढ़ावा दे, जो कहीं ना कहीं ईगो को भी प्रमोट करती है। तो डिसएडवांटेज क्या है, जिसी की चर्चा की गई है कि यह रूट लर्निंग जो है पूरी तरह से टीचर डोमिनेटेड है और लिटिल इंटरेक्शन है। बहुत ज़्यादा स्कोप होता नहीं है विद्यार्थियों से कि वो इंटरेक्ट करें और सवाल को पूछें, सवाल पूछने का इसमें स्कोप नहीं। इसका मूल उद्देश्य ही है कि जैसी चीज़ें हैं वैसे दी गई हैं वैसे याद कर लेना। और नॉट इंटरेस्टिंग मोटिवेशन, इसका उद्देश्य ये नहीं होता है कि धर्म, दर्शन, अध्यात्म, आत्मा वगैरह की तलाश करने के लिए इसमें इसको विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाए और उसमें उसको आगे बढ़ने के लिए कहा जाए। तो ये इंट्रिंसिक टीचिंग जहाँ भी गए सिर्फ और सिर्फ मेमोरी लेवल टीचिंग की बात आएगी तो वहाँ पे इंट्रिंसिक टीचिंग का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा और इसका मूल उद्देश्य होगा कि बाह्य गुणों को विकसित करने पर ही सारा का सारा जोर रहेगा। तो इसीलिए इसका बहुत ही ज़्यादा डिसएडवांटेजेज है।
और इसलिए इसमें गाइज ये सारा का सारा आप लोग देख सकते हैं कि इसी चीज़ों को बार बार आगे जाके भी व्याख्या की गया है। और आगे देखते हैं गाइज कि अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग किस तरह से डिफ़र करती है और इसका क्या उद्देश्य है। अंडरस्टैंडिंग गाइज किसी भी चीज़ों का तब आता है जब आप एक ही आप स्कूल से आप गुजर रहे हैं, 1 से 10वीं क्लास तक मान के चलिए कि आप गुजर रहे हैं, और 10वां क्लास तक आते आते आपने रियलाइज़ किया कि मैं चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को मैं हर बार सिलेबस चेंज हो जाता है, पुरानी चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं होता है, इसलिए सिर्फ एग्ज़ाम के टाइम पेपर हो। कुछ विद्यार्थियों का उद्देश्य होता है, या फिर कुछ ऐसे मानते हैं कि मैंने उतनी मेहनत क्यों की, मैं इतना क्यों कर रहा हूँ, और मैं अपने 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 लाइफ में क्यों परिवर्तन नहीं ला पा रहा हूँ इन चीज़ों को समझने, इतना मेहनत करने के बाद भी, बावजूद भी। तो बहुत तरह के विद्यार्थी हो सकते हैं, पर उस विद्यार्थी की समझ क्षमता अत्यधिक विकसित होगी जो सवाल पूछने का प्रयास कर रहा है और ये समझने का प्रयास कर रहा है कि क्लास में बढ़ोतरी के बावजूद भी उसके सीखने के तरीके और उसकी क्षमता में विकास के बावजूद भी उसने व्यक्तिगत स्तर पर बड़ा परिवर्तन क्यों नहीं लाया, और उन सारे पुराने शिक्षा का क्या मतलब था, क्या मतलब है अभी के वर्तमान के समय में। इसीलिए हम लोग ये देख सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग तभी आ पाएगी जब विद्यार्थी की अपनी अभिवृत्ति इस बात में ज़्यादा हो कि वो जो सीख रहा है वो क्यों सीख रहा है और उसका मूल उद्देश्य क्या है। तो जब ऐसी अभिवृत्ति आएगी जिसका उद्देश्य अपने को जानना, ज्ञान के वो जो ज्ञान प्राप्त करना है उसको जानना, कब क्यों कहाँ क्यों और कैसे, जिस तरह से हम लोग इतिहास में जानते गए, आप लोग जानते होंगे कि इतिहास का सारा उद्देश्य, सारा गतिविधि सी और चारों 5 पॉइंट में घूमता है, कब क्यों कहाँ और क्यों और कैसे, इसको हम लोग पेपर 2 में देखेंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी है चीज़ें कि अंडरस्टैंडिंग चीज़ों को आप जब जानना चाहेंगे कि क्यों मैं ये कर रहा हूँ और किसके लिए कर रहा हूँ और कब तक करूँगा, वगैरह वगैरह सवाल जब आए, तो वो अंडरस्टैंडिंग लेवल आप एक विद्यार्थी में अपने आप विकसित हो जाएगी। और टीचर अंडरस्टैंड, अगर शिक्षक अच्छे हों, जो रोड लर्नर ना हो, जो खुद अच्छे विद्यार्थी रहे हों और उन चीज़ों को उन्होंने अपने आप में विकसित किया हो, जिसकी चर्चा हमने अभी की है, तो वैसे स्टूडेंट जो आगे जाके, ऐसे स्टूडेंट जो सफल हो जाएं और जिन्होंने बहुत सवाल प्रश्न अपने आप से पूछे, अपने शिक्षकों से, समाज से, परिवार से पूछे हों, तो ऐसे शिक्षक ऐसे शिक्षक की जो अंडरस्टैंडिंग होगी प्रकृति के लिए और अपना मानव समाज के लिए या फिर अन्य चीज़ों के लिए, वो कहीं ज़्यादा बेटर होंगी उन चीज़ों से, उन शिक्षक के मुताबिक जो सिर्फ रोड लर्नर हों। तो गाइज इसीलिए अंडरस्टैंडिंग को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। और हर्बैटियन थ्योरी ऑफ एप्रिसिएशन, इसीलिए इसको कहा गया है कि टीचर यह मानता है, वो स्वीकार करता है कि विद्यार्थी के बीच में और शिक्षक के बीच में जो मेंटल प्रोसेस है, जो ये एक मानसिक ज्ञान का आदान प्रदान है, मनोभावों का आदान प्रदान है, वो सम्मान पर आधारित है। वो ये रिकॉग्नाइज करता है, वो यह मानता है कि विद्यार्थी जो प्राप्त करने वाला है वह उसमें अपार क्षमताएं मौजूद है, वो बहुत ज़्यादा सीख सकता है, और अगर उसके साथ अंडरस्टैंडिंग वे में बिहेव किया जाए तो स्टेप्स ऑफ हर्बैटियन थ्योरी ऑफ एप्रिसिएशन क्या है कि यह मानता है कि आप इसके एप्रिसिएशन का अर्थ ही होता है कि सामने वाले को स्वीकार करना, उसको बहुत ही हैप्पी वे में आप बहुत ही खुशी के साथ किसी को स्वीकार करते हैं, अर्थात उसे सम्मान दे रहे हैं। और इसका पहला प्रोसेस स्टार्ट होता है कि प्रिपरेशन एंड इंट्रोडक्शन। इस तरह के टीचिंग में आप चीज़ों को तैयार करते हैं, ज्ञान को एकत्रित करते हैं और उसके बाद उसकी प्रस्तुतिकरण करते हैं और कंपेयर करते हैं, एसोसिएट करते हैं, दूसरों से तुलना करते हैं, दूसरों के साथ आप जुड़ते हैं और एब्स्ट्रैक्शन करते हैं। आप जो भी गुणात्मक और अन्य धर्म दर्शन है उसके साथ हमने जो सीखा है, अपने जो ज्ञान हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उसके साथ हम तुलना करते हैं, तो हमें देख सकते हैं कि और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं कि हमने जो सीखा है, जो ज्ञान प्राप्त किया है थ्योरेटिकली, वो कहाँ तक अप्लायबल है, कहाँ तक वो रेलिवेंट है, कहाँ तक उसकी महत्ता है। तो ये हम देख सकते हैं कि एप्लीकेशन और इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। तो ये जो एप्रिसिएशन, अगर आप किसी को अप्रिशिएट कर रहे हैं तो आप ये जानते हैं कि एप्रिसिएशन का अर्थ है, अगर आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं और आप टीचर को अप्रिशिएट करते हैं कि अच्छे शिक्षक, इसका अर्थ ही है कि वो सामने वाला जो शिक्षा प्राप्त आपको दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, वो कहीं ना कहीं वैलिड है, वो सही है, वो गलत नहीं है। और दूसरा कि वो जो देने वाला है वो आप किसी अन्य शिक्षक से तुलना करेंगे कि हाँ वो शिक्षक कैसे पढ़ाते हैं और वो शिक्षक कैसे पढ़ाते हैं, दोनों के व्यवहार की आप तुलना करेंगे। तो जब शिक्षण
प्रवृत्ति की बात आएंगे, मानसिकता की बात आएगी, तो जाहिर सी बात है गाइज कि आप दूसरों के साथ तुलना करके देखेंगे और ये भी आप कहेंगे कि हमने जो पढ़ा है, हमने जो अपने धर्म ग्रंथों से या अपने शास्त्रों से यह जाना है कि शिक्षक की क्या एक आइडियल वे में बिहेव करने का तरीका है, तो उसके साथ आपने जो आपके मन में एक मेंटेलिटी बनी हुई है शिक्षक के प्रति, वो उसके साथ आप कंपेयर करके देखेंगे। और इस तरह से हम गाइज ये देख सकते हैं कि जो हर्बेटियन थ्योरी ऑफ अप्रिसिएशन है वो बहुत ही नेचुरल वे में एक्ट करती है। और आगे है गाइज कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है, जिसको 1956 में दी गई थी। इसका उद्देश्य यही गाइज होता है कि जो इंटरप्रिटेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन है, अर्थात जो ज्ञान हम लोग के सामने मौजूद है, इतिहास की किताब एक ही किताब है पर उसकी व्याख्या करने वाले लोग अपने अपने ढंग से अपने अपने अनुभूति के अनुसार उसकी व्याख्या करते हैं, तो ये बहुत ही ज़रूरी होती है हम लोगों के लिए जानना। जो इंटरप्रेट करने वाला व्यक्ति है उसका उद्देश्य क्या है, उसकी मानसिकता क्या है और उसका वो क्यों उसकी व्याख्या कर रहा है। तो इसीलिए हर्बेटियन थ्योरी ये मानता है कि अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव, अर्थात अगर आप स्वयं चीज़ों को समझ रहे हैं तो आप स्वयं आपके स्वयं के सीखने की जो प्रेरणा है वो प्रेरणा कहाँ से आ रही है, कहीं वो इगोइस्टिक तो नहीं, या फिर कहीं अगर वो वेलफेयर पर आधारित है, दूसरे के कल्याण के भाव से जुड़ी हुई है, तो आपका जो इंटरप्रिटेशन हो गया, आपको जो आप जो पढ़ रहे हैं चीज़ों को, आपके समझने की क्षमता, आपको देखने की क्षमता कहीं ज़्यादा उदार होगी, कहीं ज़्यादा वृहद होगी। आप गलत चीज़ों को भी स्वीकार करने के लिए तैयार होंगे और सही चीज़ों को आप एक्सेप्ट करेंगे कि इतिहास में ये चीज़ गलत हुई, ये चीज़ सही हुई, ना कि आप अपनी एक पार्टिकुलर मानसिकता के साथ चीज़ों को व्याख्या करने का प्रयास करेंगे, वही चीज़ों को बांटेंगे। इसलिए जो ट्रू अंडरस्टैंडिंग होगी, जो सच्ची साधना होगी, जहाँ पे सच्चा अंडरस्टैंडिंग होगा, वो तभी संभव होगा जब विद्यार्थी या फिर जो शिक्षक हो या माने कि जो संभावनाएं हैं वो जो इतिहास में जो घट चुकी हैं उसमें निगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों के लिए जगह बनती है। तो ऐसी स्थिति में जो एप्लीकेशन होगा, जो इंटरप्रिटेशन होगा, वो कहीं ज़्यादा बेटर होगा और एक्सेप्टेबल होगा। तो यही चीज़ें गाइज आपको आगे देखने के लिए इन पॉइंट में मिलेंगी कि जो एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव क्या है गाइज, इसकी क्या की गई है व्याख्या कि अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव ये है कि इट में बी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शनल मैसेज में भी ओरल, रिटेन और ग्राफिकल etc, कि ये जो शिक्षा दी जा रही है जिसका उद्देश्य है कि विद्यार्थी में समझ की क्षमता बढ़े, यह किस प्रकार से हो सकती है। ये बोल के या फिर लिख के या फिर ग्राफ के माध्यम से भी इसे समझाया जा सकता है, या कंपेयर करके या फिर इसकी व्याख्या करके। एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव यह मानती है कि जो हम लोग के अपने प्रैक्टिकल लाइफ में धर्म दर्शन संबंधित बहुत चीज़ें हम लोग को सिखाई जाती है, बिग बैंग की व्याख्या की जाती है, पर उसकी आवश्यकता हम लोग के प्रैक्टिकल लाइफ में क्या है, ये एक सवाल उभरता है। ऐसी स्थिति में जब एप्लीकेशन पे जोर डाला जाता है तो उसको एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव जब हम लोग अपने उसको इंक्लूड करते हैं तो ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो एक्सिक्यूशन की बात आती है, हमने जो थियोरेटिकल चीज़ें सीखी और अपने प्रैक्टिकल लाइफ में जो इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसमें हम लोग को अंडरस्टैंडिंग की आवश्यकता पड़ती है कि हाँ, मैंने जो चीज़ें पढ़ा है उसको मैं क्यों अप्लाई करूँ, वो क्यों रेलिवेंट है, कि मैं उसको क्यों ये चीज़ों को हमेशा के लिए याद रखूँ। तो गाइस आगे देखते हैं चल के।